दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि मस्त होंगे। दोस्तों, जेबीएन यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज टेंस। ठीक है। तो पढ़ा तो आप लोगों ने कई सारे वीडियो भी देखे होंगे यूट्यूब पे, है ना। और बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपको एक अलग अंदाज में आज पढ़ाने वाले हैं टेंस। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर ज्यादा समय न लेते हुए अपने टॉपिक पे, है ना। तो पढ़ना क्या है हमको? टेंस पढ़ना है। ठीक है, टेंस पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि टेंस टेंस को कहते क्या हिंदी में? काल बोलते हैं। ठीक है। और टेंस होते कितने प्रकार के हैं? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। ठीक है। और नंबर दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। और तीसरा क्या होता है? फ्यूचर होता है। ठीक है, इतना तो नॉर्मली तरीके से आपको सभी को आता होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। ठीक है, जो चल रहा है, वर्तमान काल होता है। ठीक है। और पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल होता है। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल होता है। अब बात आती है तीसरे नंबर के फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? भविष्य काल होता है, जो आने वाला होता है, कल, है ना। भविष्य क्या होता है? भविष्य काल होता है। ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझ गए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन अभी यहां से टेंस समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रत्येक टेंस के अंदर भी कितने टेंस आते हैं? 4 टेंस आते हैं। ठीक है। तो देखते हैं इसके आगे। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल पे आपको हम बताते हैं, थोड़ा सा मिटा के बताते हैं ना, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो देखो यहीं पे बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो तीनों टेंस हैं, इसको याद करने के सबसे अच्छे ट्रिक है। ठीक है, 3 प्रकार के आपको टेंस याद रखना है, और तीनों को हमने अलग अलग नाम दे दिए। जैसे मान लिया एस क्या है? सुरेश। और एम क्या है? मोहन। और डी क्या है? दिनेश। ठीक। और ये तीनों क्या है? तीनों को मान लीजिए क्या है? पिता है। ठीक है, तीनों क्या है? तीनों ही पिता है। और एक पिता के कितने पुत्र हैं? 4। ठीक। और इस वाले पिता के भी कितने पुत्र हैं? 4। प्रत्येक पुत्र के कितने, प्रत्येक पिता के जो है कितने पुत्र हैं? 4 4 पुत्र हैं। और 4 4 मिला के कितने हो गए? 12। तो टेंस टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि 12 प्रकार के आखिर कौन कौन से होते हैं। ये तो अभी 3 ही प्रकार के हुए हैं, है ना। तो देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को जो है कि अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो सके। और इस 2025 में होने वाले एग्जाम में हम लोग तहलका मचाने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या था? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, पहला क्या था? प्रेजेंट टेंस था। प्रेजेंट टेंस। अब भाई इसके अंतर्गत भी 4 टेंस आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं? तो नंबर 1 कौन सा आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। ठीक है, नंबर 1 क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। दूसरा वाला क्या आता है? प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। ठीक है, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, और दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और तीसरा क्या होता है? हाँ, तीसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है।
ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। और चौथा क्या होता है? चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो एक टेंस के अंतर्गत कितने टेंस आते हैं? 4 टेंस आते हैं। इसी तरह जो पास्ट वाला था, पास्ट के अंतर्गत भी कितने आएंगे? 4 आएंगे। बिल्कुल इसी तरह उसमें पास्ट रहेगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे? प्रेजेंट के स्थान पे पास्ट कर देंगे। ठीक है, तो पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, फिर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पास्ट और फ्यूचर के निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रेजेंट। देखिए, प्रेजेंट टेंस तो आप समझ गए कि वर्तमान काल होता है, लेकिन इसमें जो पहला पॉइंट आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, अब देखिए हम आपका थोड़ा सा काम और आसान कर दिए हैं। ठीक है, पूरा आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देखिए, टेंस आप हमने बताया था ना आपको कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, और अब बताया था कि उनके अंतर्गत 4 टेंस आते हैं। देखिए सारे लिखे हैं ना। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, इसी तरह पास्ट में हो जाएगा। जैसे पास्ट है तो पास्ट के अंतर्गत पहला कौन आएगा? पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और चौथा क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में भी ऐसे हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रत्येक टेंस के अंतर्गत कितने टेंस आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक टेंस पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एक एक टेंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लेते और समझ लेते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि कोई अदर वीडियो आपको टेंस से रिलेटेड नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरे टेंस क्लियर हो जाएंगे। जिसको कुछ नहीं आता इंग्लिश में वो भी आज सीखने वाला है। ठीक है, बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। जैसे कि पहचान, भाई जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस आ गया तो हमको पहचान करना आना चाहिए कि आखिर ये है किस टेंस का सेंटेंस, है ना। तो पहचान क्या होती है इसकी? तो बहुत सिंपल पहचान होती है इसकी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि जिन वाक्यों के अंत में कितने शब्द आते हैं? वही 3-4 शब्द। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में क्या होता है? ता है। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में ता है और ती है, और फिर क्या होता है? जैसे आ गया ते हैं। ठीक है, ये सारे शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे मान लीजिए कि कोई सेंटेंस, जैसे हम ही बोल दें कि रामू स्कूल जाता है, तो वहां पे देखो ता है आ गया ना, तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे हमने कह दिया कि बच्चे नदी में स्नान करते हैं, है ना, तो वहां पे क्या आ गया? ते आ गया। तो पहचान इसकी क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पहचान लेंगे आसानी से। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी हेल्पिंग मतलब एचवी, है ना, तो इसकी एचवी होती क्या है? एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो एचवी क्या होती है इसकी? थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं ना, एचवी। देखिए एचवी इसकी होती है डू या फिर डज। ठीक है, इसकी एचवी क्या होती है? डू और डज होती है, पर आपको डू और डज एक साथ तो लगाना नहीं है। ठीक है, इसकी भी कुछ कंडीशन होती है। जैसे कि हमारा सेंटेंस जो है एक वचन, सब्जेक्ट जो है यदि एक वचन का है तो वहां पे डज लगाते हैं, और यदि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो फिर क्या लगाएंगे? डू लगाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई डू कहां पे लगाना है। देखिए
जब हमारा सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता, जो कार्य को करने वाला होता है। ठीक है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि हाँ एचवीज की, यानी हेल्पिंग वर्ब। तो जब भी हमारा जो सब्जेक्ट होगा, कार्य को करने वाला जो कर्ता होगा, यदि वह एक वचन का है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या कौन सी लगानी है, वहां पे डज को लगा देना है। ठीक है। और जब कर्ता यानी कार्य को करने वाला जो हमारा सब्जेक्ट होता है, यदि वह सब्जेक्ट बहुवचन का आता है, ठीक है, जैसे बहुवचन में कौन कौन सा है, जैसे कह दे कि तुम स्कूल जाते हो, तो तुम की स्पेलिंग क्या होती है, यू, और यू कैसा सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू के लिए डज नहीं लगा देना। ठीक है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है यानी बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाना है आपको, डू लगाना है। ठीक है। देखिए जिन बच्चों को टेंस बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें, सिर्फ एचवी में यानी हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको दिमाग में रखना है। तो आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। ठीक है। जैसे कि देखिए हम आपको एक दो सेंटेंस बता के समझाते हैं। जैसे कह दिया जाए मोहन उसे पीटता है। ठीक है, मोहन उसे पीटता है। तो देखिए ये सेंटेंस पहले देखेंगे कि कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ठीक है। तो जैसे मोहन उसे पीटता है, भाई ये तो बिल्कुल अफर्मेटिव है, साधारण सेंटेंस है। ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, देखिए मोहन उसे पीटता है, सबसे पहले मोहन कर देंगे। ठीक है, या लिख के समझाएं आपको। ठीक है, देखिए लिख के समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल समझाने वाले थे ना, तो उस एग्जांपल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग कि अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि मोहन मोहन उसे पीटता है। ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मोहन उसे पीटता है, तो मोहन की स्पेलिंग तो मोहन ही हो जाएगी। ठीक है। और पीटना का क्या होता है, पीटना का होता है बीट। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझा रहे हैं, बाकी आप इससे कंफ्यूज भी अभी हो सकते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि अफर्मेटिव में क्या कंडीशन लगती है और निगेटिव में क्या कंडीशन लगती है। ठीक है, बट दिमाग में आ गया तो एक सेंटेंस आपको समझा दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो मोहन बीट। अब देखिए जो मोहन है, मोहन एक ही पर्सन है या फिर बहुत सारे मोहन है, मोहन तो एक ही है ना। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता, देखिए सेंटेंस अफर्मेटिव ही सिर्फ होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, अन्यथा वहां पे कंडीशन चेंज हो जाती है। देखिए यहाँ पे निगेटिव है ही नहीं, सिर्फ अफर्मेटिव है। तो जब हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट अफर्मेटिव यानी सेंटेंस अफर्मेटिव हो, तो वहां पे जो मेन वर्ब होती है उसमें एक वचन में एस या ईएस लगाते हैं, और बहुवचन में क्या करते हैं, जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वहां मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते। लेकिन भाई मोहन है, एक वचन है, तो यहाँ मेन वर्ब में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। ठीक है, मोहन बीट्स किसे पीटता है, उसे, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, मोहन बीट्स हिम। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं जहां पे आपको ले चलना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। हाँ तो दोस्तों अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये आप लोग समझ गए कि एक वचन होगा तो क्या लगाना है, एक वचन होगा तो आपको क्या लगाना है, डज लगा देना, बहुवचन होगा तो आपको डू लगा देना है। ठीक है। हम्म हाँ तो दोस्तों अब आप लोगों को अभी जैसा कि इंडेफिनिट बताए हैं, तो इंडेफिनिट में जो चीजें बताएं वो समझ में आ गई होंगी। अब हम लोगों को पढ़ना है कि इंडेफिनिट के अंतर्गत भी अभी क्या आते हैं, चार प्रकार के और भी आते हैं टेंस। ठीक है, जो कि सबसे पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा क्या होता है नेगेटिव होता है, और तीसरा क्या होता है इंट्रोगेटिव, और चौथा क्या होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हमको ये चार प्रकार के टेंस पढ़ना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं दोस्तों। हाँ, तीसरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, इंट्रो, ठीक है। हाँ तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी दोस्तों। अब इंडिफिनिट तो सबसे पहला कौन सा आता है, अफर्मेटिव आता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, निगेटिव आता है। ठीक है, दूसरा क्या आता है,
निगेटिव आता है। तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है इंट्रोगेटिव। तीसरा आता है इंट्रोगेटिव आता है। चौथा क्या होता है? चौथा होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। ठीक है, पहला सेंटेंस जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा क्या होता है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहां से थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, अगर ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गया तो हम कह रहे हैं कि आपको इंडेफिनिट मान लो पूरे तरीके से दिमाग में से हो जाएगा। ठीक है, यही थोड़ा सा मेन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। ओ सॉरी, अफर्मेटिव की। ठीक है, कौन सी? अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है कि जिसमें बिल्कुल सामान्य सी बात कही जाए। रामू स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, ठीक है, और वह मुझे पढ़ाता है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, बिल्कुल सामान्य सी बात कही जाए, वो क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव में क्या करना क्या होता है? देखिए, जैसा कि अभी हम आपको पीछे बता के आए हैं कि जब एक वचन का सब्जेक्ट होता है तो उसमें डज लगाते हैं। ठीक है, तो वही सारे पॉइंट क्लियर करने वाले हैं। तो अफर्मेटिव में क्या होता है कि जैसे देखिए, आपको थोड़ी सी डेफिनेशन के माध्यम से भी बताते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि जिसमें जिसमें सामान्य बात कही जाए। ठीक है, जिसमें जिसमें बिल्कुल सामान्य सी बात कही जाए, जिसमें बिल्कुल सामान्य बात कही जाए, उसे क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा हमको? तो एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझाते हैं कि सामान्य सी बात कैसे कही जाएगी। जैसे हमने कह दिया कि मोहन, देखिए मोहन ने राकेश ही ले लो। ठीक है, राकेश, हाँ राकेश स्कूल जाता है। ठीक है, राकेश स्कूल जाता है। देखिए दोस्तों, जब तक अफर्मेटिव सेंटेंस आपका होगा तो उसमें क्या करना है? ना तो आपको डू लगाना है, ना डज लगाना है, ना नॉट लगाना है। वो सारी कंडीशन बाद में भी बताई जाएंगे। ठीक है, अफर्मेटिव का मतलब ये होता है कि इसमें मेन वर्ब में जो भी होता है वो होता है। ठीक है, तो हमने एग्जांपल लिख लिया कि राकेश स्कूल जाता है। भाई बिल्कुल सामान्य सी बात है कि राकेश क्या है? स्कूल जाता है। तो इसको इंग्लिश ट्रांसलेट इसका कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो राकेश का राकेश ही रहेगा। ठीक है, और अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान एक और जान लीजिए कि क्या होती है। यहाँ जो होता है पूर्ण विराम ही लगा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वगैरह प्रश्नवाचक चिन्ह आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और ना ही यहाँ सेंटेंस के बीच में भी कोई क्वेश्चन वर्ड शब्द आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये भी पहचान होती है कि पूर्ण विराम लगाओ तो बिल्कुल साधारण सेंटेंस होता है। ठीक है, तो राकेश का राकेश ही लिख लेंगे। ठीक है, अब जाता, जाना की स्पेलिंग क्या होती है? गो होती है। ठीक है, तो गो लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि भाई बिल्कुल सामान्य सेंटेंस है ना, और यहाँ पे मेन रोल किसका होता है? सब्जेक्ट का होता है। अभी हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता तो यहाँ मेन वर्ब को छूते ही ना, जैसे लिखे बिल्कुल वैसे लिख देते। लेकिन यहाँ पे राकेश जो है हमारा एक वचन सब्जेक्ट है, यानी कैसा? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो फिर हम मेन वर्ब में क्या करेंगे? एस या एस लगाते हैं, तो गो है। देखिए, इसकी कुछ कंडीशन भी होती है कि कुछ मेन वर्ब होते हैं जिनके लास्ट में ओ या ओ आता है, या एस एच आता है, या डबल एक्स आ जाता है। ठीक है, या सी एच आ जाता है, तो उसके बाद ई एस ही लगता है। ठीक है, तो वो अभी बाद में आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ ओ है लास्ट में, तो क्या करेंगे? ई एस जोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, गोज हो जाएगा। और फिर इन्फिनेटिव टू भी लगता है इसके साथ। ठीक है, इन्फिनेटिव टू अभी आपको ये चीजें बताएंगे तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, बाकी बाद में आपको बताया जाएगा कि ये इन्फिनेटिव टू लगता क्यों है। ठीक है, इसकी भी कंडीशन होती है कुछ, तो अभी नहीं इसको बताया जाएगा, अन्यथा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो राकेश गो टू, अच्छा जा कहाँ रहा है राकेश? स्कूल जा रहा है, तो स्कूल कर देंगे। ठीक है, स्कूल कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब आशा करते हैं कि ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। और इसी सेंटेंस में
आपको फंसाया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं, फिर भी आपको फंसा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको फंसा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया कि ये सेंटेंस लिखा है और इसमें बताइए कि सब्जेक्ट क्या है। तो कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि आखिर सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य को करने वाला होता है। भाई स्कूल तो जाता है, लेकिन कौन जाता है स्कूल? राकेश जा रहा है ना, तो कार्य कौन कर रहा है? राकेश कर रहा है, तो राकेश सब्जेक्ट हो जाएगा। यहीं पे पूछ लिया जाए कि मेन वर्ब क्या होती है। ठीक है, तो मेन वर्ब की पहचान कैसे करेंगे आप लोग? भाई देखते हैं कि वो जा कहाँ पे रहा है, प्लेस। ठीक है, देखते हैं कि वो जा कहाँ पे रहा है, तो कहाँ पे जा रहा है? वो स्कूल जा रहा है। स्कूल तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मेन वर्ब जो होती है इसकी पहचान करने की एक बिल्कुल सॉलिड ट्रिक आपको बता रहे हैं। जिस भी ऐसा कोई भी शब्द हो, जिस शब्द का जब उच्चारण हम लोग करें तो उसके लास्ट में ना शब्द आना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई भी शब्द हो जिसके लास्ट में ना शब्द आ जाए, वही क्या होती है? मेन वर्ब होती है। जैसे रोना कह दिया जाए, रोना लास्ट में ना आया। सोना, खाना, पीना, जागना, धोना, चिल्लाना, पीटना, गाना, सब में ना आ रहा है ना, तो ऐसा वर्ड जिसके अंत में ना शब्द आ जाए, वही क्या होती है? मेन वर्ब। जैसे जाता लिखा है ना, जाता लिखा है, तो दोस्तों जाता की स्पेलिंग आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको जाता की स्पेलिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, वहां पे लिखा होता है जाना। ठीक है, वहां भी लास्ट में ना आ रहा है, तो पहचान कर लेंगे ना मेन वर्ब की क्या होती है। जिस भी शब्द के अंत में ना शब्द आ जाए वही मेन वर्ब होती है। और ऑब्जेक्ट की पहचान क्या करते हैं? जो भी वो कर्म कर रहा हो। भाई ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो वो राकेश कहाँ पे जा रहा है? स्कूल जा रहा है। ठीक है, कहाँ, कब, क्यों, ऐसे करके निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो राकेश कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। स्कूल जाने का कर्म कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? स्कूल हो जाएगा। दोस्तों सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेना ही बहुत बहादुरी नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ हमको टेंस से रिलेटेड भी जानकारी होनी चाहिए कि किसको सब्जेक्ट कहते हैं, किसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, किसको मेन वर्ब कहते हैं और किसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इतना हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल कौन सा है? जैसे हमने कह दिया मैं बाजार जाता हूं। ठीक है, मैं बाजार जाता हूं। अब देखिए दोस्तों, है तो ये भी अफर्मेटिव, इसमें भी बिल्कुल साधारण सी बात कही गई है, लेकिन दोस्तों आपको सब्जेक्ट याद रखना है कि कौन सा है। अगर ऐसे देखा जाए तो मैं बाजार जाता हूं, भाई सही बात है, मैं बाजार जाता हूं, मैं तो एक ही हूं ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, बट इसको प्लूरल में ही रखा गया है को। ठीक है, इसको सिंगुलर नहीं कह सकते आप। भाई ऐसे अगर उच्चारण कर रहे हैं कि मैं बाजार जाता हूं, तो मैं 50 तो हूं नहीं, एक ही हूं। ठीक है, सिंगुलर होना चाहिए। बट यहाँ पे आई, वी, यू, दे, इन चारों को किसमें रखा गया है? प्लूरल सब्जेक्ट में रखा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राकेश जो था एक वचन था, तो यहाँ पे ऐसे यस मेन वर्ब में लगा दिए थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। जैसे मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई होती है। अब देखिए जाना, जाना का क्या होता है? गो होता है। तो दोस्तों आप बताइए कि इस गो में फिर से यस लगाएं? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। तो जब भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो आई गो और फिर इन्फिनेटिव टू, उसके बाद कहां जाता हूं? बाजार। और बाजार को क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।